मैं हूं डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिक्स क्लासेस में। आज मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, उसके विविध प्रावधानों का यथासंभव संक्षेप में चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग में दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों को मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स प्रदान करते हैं। किंतु संविधान निर्माता ये भली भांति जानते थे कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की घोषणा भले ही अत्यंत विस्तार से सावधानी पूर्वक चुने गए शब्दों में की जाए, वे तब तक महत्वहीन अर्थात कागजी अधिकारी रहेंगे जब तक उन्हें लागू करवाने की शक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में, ऐसे अधिकारों का कोई व्यवहारिक अस्तित्व नहीं है। वस्तुतः संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने का दायित्व न्यायपालिका पर होना चाहिए। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का गलत तरीके से हनन हुआ है या उसे यह अधिकार नहीं दिया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन कानूनी उपचार पाने के लिए एक याचिका के माध्यम से न्याय की फरियाद कर सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद भारतीय संविधान द्वारा रखी गई लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के 4 प्रमुख भाग हैं। प्रथमतः, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार या अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन विधिक उपचार अर्थात लीगल रेमेडी के लिए एक याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि वो विषय को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित व्यक्ति को विधिक उपचार प्रदान करे। हालांकि केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा था कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार है, फिर भी लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं। वहीं अर्णब गोस्वामी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। दूसरे, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी व्यक्ति अथवा अथॉरिटी के द्वारा किया गया है, एक याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान से प्राप्त रिट के माध्यम से उस व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करता है। यह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस, परमादेश या रिट ऑफ मैंडेबस, प्रतिषेध या रिट ऑफ प्रोविजन, उत्प्रेषण रिट ऑफ सर्टिफिकेट एवं अधिकार परीक्षा अर्थात रिट ऑफ क्यू वारंट। अब हम तीसरे भाग की चर्चा करते हैं। इसमें संसद किसी अन्य न्यायालय अथवा ऐसे किसी अथॉरिटी को अधिकृत कर सकता है जो ऐसे अधिकारों के संरक्षक एवं गारंटी प्रदान करने वाले के रूप में कार्य कर सके। अभी तक हमने जो बातचीत की उससे स्पष्ट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है। अर्थात हम जो अधिकार, जो स्वतंत्रता, जो समानता चाहते हैं, भारतीय संविधान हमें सब कुछ देता है। किंतु इस अनुच्छेद का चौथा उपबंध एक अपवाद स्वरूप है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब महामहिम राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, तब उस स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 32 को भी निलंबित किया जा सकता है। सीधे सीधे शब्दों में, आपातकाल के दौरान यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तब भी वो विधिक उपचार के लिए किसी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिन अधिकारों का कोई उपचार नहीं है वे कैसे अधिकार। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक स्वच्छ छवि वाले उस भारतीय संविधान जो लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का हिमायती होने का दावा करता है, उसके साफ सुथरे चेहरे पर एक काला धब्बा है।
लेकिन कल्पना कीजिए, सीमा पर दुश्मन आक्रमण की मुद्रा में है और आपके विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर लोग नारे लगा रहे होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेके रहेंगे हम आजादी, आदि आदि। भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने ऐसी स्थिति का अनुमान पहले से लगा लिया था। भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राज्य के समग्र हित व्यक्ति के हित से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा के ताने बाने को नष्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका मानना था कि कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए जब राज्य का अस्तित्व संकट में हो, इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होने ही चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब संविधान बन रहा था तो देश के हालात क्या थे। ये विश्व युद्ध के बाद का दौर, पलायन, राष्ट्र का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे वगैरह वगैरह। इस कारण संविधान सभा के सदस्यों ने यह अनुभव किया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित रहने चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित स्वतंत्रता का अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा को जोखिम में डाल सकती है। सामान्य काल में मौलिक अधिकार मौलिक ही रहते हैं। रामसिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह देखना उसका विशेषाधिकार एवं कर्तव्य भी है कि अधिकार जिन्हें मौलिक होना चाहिए मौलिक ही रहे। अब हम बात करेंगे उन रिट्स की जिन्हें भारतीय संविधान ने संवैधानिक हथियार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदान किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण की, अर्थात रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है। हैबियस का अर्थ है लेकर आओ या टू प्रोड्यूस। कॉर्पस का अर्थ है शरीर अर्थात बॉडी। तो इस प्रकार हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है शरीर लेकर आओ, अर्थात टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत में बताया जाए। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो वह व्यक्ति जेल जाएगा, अन्यथा उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यह रिट गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई मित्र या वकील या कोई शुभचिंतक दायर कर सकता है। पहले मैंने आपसे कहा था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। वस्तुतः स्थिति यही थी, किंतु एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाम शिवाकांत शुक्ला, जिसे आमतौर पर हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है, जब यह केस सर्वोच्च न्यायालय के पास सुनवाई के लिए आया तो इस केस की महत्वपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक पीठ अर्थात बेंच गठित की गई और सुनवाई के लिए इस पीठ के सामने रखा गया। क्योंकि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 निलंबित कर दिया गया था, लिहाजा निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, भले ही मूल अधिनियम अर्थात निवारक निरोध से संबंधित अधिनियम का उल्लंघन करता हो। इस पीठ ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित रहते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भी मजबूत हुई है और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार आपातकाल के दौरान भी अपनी क्षमता बनाए रखता है। इसी प्रकार सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में जब तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी सुनील बत्रा ने जेल में बंद एक अन्य सह कैदी पर हो रहे क्रूर, बर्बर, निर्मम एवं अमानवीय व्यवहार के बारे में एक पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पत्र को ही जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर दी। जस्टिस VR कृष्णा अय्यर की पीठ ने इस मामले पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए
जेल में बंद कैदियों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया। अब हम बात करेंगे परमादेश की रिट अर्थात रिट ऑफ मैंडेटस। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, अर्थात वी कमांड या वी ऑर्डर। इस प्रकार परमादेश वरिष्ठ न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति, सरकार, न्यायालय, निगम या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक अथवा लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को करने का आदेश दिया जाता है अथवा उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। यह रिट तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कानूनी कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति का नहीं है और आवेदक का कानूनी अधिकार शामिल न हो। अनुच्छेद 361 के तहत इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रतिषेध की रिट अर्थात रिट ऑफ प्रोहिबिशन की। प्रतिषेध रिट किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिससे वे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रतिषेध रिट अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए जारी किया जाती है। इस प्रकार यह लेख दोनों अवस्थाओं में जारी किया जाता है, जहां अधिकारिता के बाहर कार्य किया गया है और जहां अधिकारिता का अस्तित्व ही नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेषण रिट अर्थात रिट ऑफ सर्टियोरिटी। इसका अर्थ होता है प्रमाणित करना। यह रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामलों के स्थानांतरण के लिए जारी की जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी उच्च न्यायालय को लगता है कि किसी खास मामले की सुनवाई और उसका पुनरावलोकन उसे स्वयं करना चाहिए, जबकि वो मामला किसी निचली अदालत में होता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उत्प्रेषण रिट जारी कर वो मामला अपने पास मंगवा लेता है और उस विषय की वैधानिकता और वैधता पर विचार करता है। यदि निर्णय न्याय संगत नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण रिट में एक अंतर है। प्रतिषेध की रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण की रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति की उद्देश्य से की जाती है। अब हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा रिट की अर्थात रिट ऑफ क्यो वारंट। इस याचिका के माध्यम से किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक कार्य किया है। इस प्रकार यह रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी जूनियर की पदोन्नति पक्षपातपूर्ण ढंग से किसी सीनियर को सुपरसीड करते हुए की गई है, तो इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इस पदोन्नति को संविधान में दिए गए अनुच्छेद 14 एवं 16 के अंतर्गत समानता के अधिकार को संरक्षित करते हुए इस पदोन्नति को रद्द कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की रिट की अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट की अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक ही है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के विरुद्ध प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण की रिट जारी कर सकता है। अतीत में कई बार ऐसा देखा गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया हो। इसका सबसे ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस प्रकार के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। इस प्रकार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन यह हमें कोई नई चीज नहीं प्रदान करता है, बल्कि संविधान में पहले से ही दिए गए अधिकारों की
गारंटी प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 32 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में एक उपचार है। उन्होंने कहा कि उनसे भी पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना भारतीय संविधान निष्क्रिय होता, तो मैं अनुच्छेद 32 के अतिरिक्त अन्य किसी अनुच्छेद का नाम नहीं ले पाता। इसी कारण उन्होंने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल और उसकी आत्मा कहा है। धन्यवाद, नमस्कार।